नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मराज कुमार अपने YouTube चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद्यालय में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में किया गया है। दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा की गई है। उनमें से हम दोस्तों अलग अलग क्लास में पढ़ेंगे और आज हम लोग पहला जो मौलिक अधिकार है उसके बारे में जानेंगे, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में किया गया है। इसमें हम लोग जानेंगे दोस्तों मंडल आयोग के बारे में, इंदिरा साहनीवाद के बारे में, जो आरक्षण संबंधित आयोग बने हुए थे दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दें, जो पॉलिटी सीरीज मैंने शुरू किया था उसको लेकर के हमने एक प्लेलिस्ट बना दिया है। वहाँ पर प्रारंभ से जो भी चीज़ें हमने पढ़ाई है सभी को हमने उसमें समाहित कर दिया है। तो आप जा करके मेरे चैनल पर जा करके प्लेलिस्ट के ग्रुप में जा करके वहाँ पर पॉलिटिक्स भारतीय संविधान का एक बना हुआ है प्लेलिस्ट, वहाँ जा करके आप पूरे वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ क्लास को लेने के बाद वहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, या तो आप मेरे टेलीग्राम से जाकर वहाँ पर लगा सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो से भी दोस्तों लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। दोस्तों, मौलिक अधिकार, तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे मौलिक अधिकार होता क्या है। तो मौलिक अधिकार का अर्थ होता है दोस्तों कि नागरिकों को भारतीय संविधान द्वारा जो भी अधिकार प्रदान किए जाते हैं उसे क्या कहेंगे दोस्तों, मौलिक अधिकार कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, मौलिक अधिकार कहेंगे। अब बात आता है दोस्तों कि मौलिक अधिकार की कहानी थोड़ा हम जान लेते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कैसे आया। तो दोस्तों 1928 की बात है। 1928 में क्या आता है, नेहरू रिपोर्ट आता है। क्या आता है, नेहरू रिपोर्ट आता है। मोतीलाल नेहरू के द्वारा क्या होता है, नेहरू रिपोर्ट लाया जाता है, जिसमें मोतीलाल नेहरू क्या करते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को शामिल करने की मंशा प्रकट करते हैं दोस्तों। अब इन्हीं की मंशा को लेकर के 1931 में क्या होता है दोस्तों, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता है। कहाँ पर, कराची में। कराची में क्या होता है, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, वल्लभ भाई पटेल इसकी अध्यक्षता करते हैं। इस अधिवेशन में कौन, तो पंडित नेहरू क्या करते हैं, मौलिक अधिकार के प्रस्ताव को दोस्तों रखते हैं और यहाँ पर मांग करते हैं कि जब भी हमारा भारतीय संविधान बनेगा तो उस मौलिक अधिकार को दोस्तों रखा जाएगा। आगे आते हैं दोस्तों, अगर हम बात करें भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के उपबंध की, तो क्या है इसका उपबंध, संवैधानिक उपबंध। तो इसमें इसको भाग 3 में रखा गया दोस्तों, अनुच्छेद बता दिए 12 से 35 के बीच में। और कहाँ से लिया गया, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकार को बिल ऑफ राइट्स कहते हैं दोस्तों। हम बता दें ये भी कि मूल संविधान जब हमारा बना था उस समय मौलिक अधिकार में 7 दिए गए थे, लेकिन वर्तमान में दोस्तों क्या है, 6 ही हैं। 7वां क्या हुआ उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर बात करें दोस्तों कि मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट होता है दोस्तों। अगर मौलिक अधिकार के साथ कोई भी अल्पीकरण हो रहा है या कोई किसी के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो उसका संरक्षक गार्जियन कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट होता है दोस्तों। मौलिक अधिकार दोस्तों हम लोग मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। कभी कभी प्रश्न बनता है आपसे कि भारतीय संविधान में किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो मौलिक अधिकार को। इसके अलावा दोस्तों ये भी याद रखिएगा, जो मौलिक अधिकार है वो क्या होता है, वाद योग है। वाद योग मतलब दोस्तों मौलिक अधिकार में जो भी उपबंध दिए गए हैं उससे संबंधित जो भी बातें हैं उसको लेकर के अपने न्यायालय में दोस्तों जा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों मैग्ना कार्टा। ये मैग्ना कार्टा क्या होता है, तो मैग्ना कार्टा दोस्तों एक घोषणा पत्र होता है। क्या, किसका घोषणा पत्र, अधिकारों का क्या होता है दोस्तों, घोषणा पत्र होता है। अधिकारों का एक घोषणा पत्र होता है, जो 1215 में राजा जॉन, जो इंग्लैंड के राजा जॉन थे, किंग जॉन, उन्होंने क्या किया था, वहाँ के नागरिकों को अधिकार का उल्लेख किया था दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों इसमें यह भी होता है कि जो भी वहाँ के राजा थे, मतलब राजा जॉन थे, उन पर क्या था, कानूनी अंकुश लगाया गया था। मतलब कि राजा कोई भी काम करेंगे तो कानून के दायरे में रहकर दोस्तों कार्य करेंगे दोस्तों। तो यही दोस्तों क्या है, मैग्ना कार्टा। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहने के पीछे यही कारण है दोस्तों कि जो भी हमारे भारत के प्रशासक हैं, अगर वो कोई भी कानून बना रहे हैं तो वो संविधान के दायरे में रहकर दोस्तों कानून बनाएंगे और भी मौलिक अधिकार का हनन नहीं करेंगे दोस्तों। आगे आते हैं दोस्तों, बात करते हैं हम लोग संपत्ति का अधिकार के बारे में। बताएं कि संपत्ति का अधिकार मूल संविधान में क्या था, ये एक मौलिक अधिकार था, लेकिन बाद में इसको मूल अधिकार की श्रेणी से क्या तो निकाल दिया जाता है। अगर बात करें कि ये मूल संविधान में जब इसका उल्लेख किया गया था, कौन से अनुच्छेद में किया गया था, तो आपका अनुच्छेद 31 और 19(1)(f) में किया गया था दोस्तों। बात हुआ दोस्तों कि उसको निकालने का कारण क्या था, तो बात था दोस्तों कि जो संपत्ति का अधिकार था, तो हम जब हमारा भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, तो जब अंग्रेजों को जब भी इच्छा होती थी भारतीयों की ज़मीन को हड़पने की, तो अपने इच्छानुसार उसको हड़प लेते थे, लेकिन उनके ज़मीन से उनको वंचित कर देते थे। तो उसी को बचाव करने के लिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने, मतलब कि जो संपत्ति है लोगों की, उसको क्या कर दिया गया, मौलिक अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया दोस्तों। लेकिन बाद में क्या हुआ, सरकार को कोई भी विकासात्मक कार्य करने के लिए, जैसे सड़क बनाना हो या रेलवे पटरी बनाना हो या कोई भी काम करना हो, उसके लिए लोगों की ज़मीन की आवश्यकता पड़ती थी।
तो लोगों की ज़मीन की आवश्यकता पड़ती थी, सरकार क्या कर रहे हैं, लोगों से, किसान हो या कोई भी लोग, उनसे क्या कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं ज़मीन की। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, अपने ज़मीन देने से मना कर रहे हैं, क्योंकि उनको क्या है, उनको पता है कि ये जो है संपत्ति हमारा क्या, हमारा खुद का है और हमारा मौलिक अधिकार है। अगर सरकार हम पे ज़बरदस्ती करती है तो हम अपना सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा करके अपनी अपील कर सकते हैं। सरकार यहाँ पर क्या थी, मजबूर थी, तो सरकार को लगा कि ऐसे अगर चलेगा तो काम मेरा नहीं होगा। इसी को उद्देश्य से क्या किया सरकार ने, 44वां संविधान संशोधन किया संविधान में दोस्तों 1978 में, और जो संपत्ति का अधिकार था इसको मूल संविधान की श्रेणी से निकाल करके क्या कर दिया गया, इसको विधिक अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया, विधिक अधिकार। जो वर्तमान समय में क्या है दोस्तों, एक विधिक अधिकार, मतलब संविधान में तो है लेकिन एक ये संविधान में मौलिक अधिकार न होकर के विधिक अधिकार है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 300A और भाग 12 में किया गया दोस्तों। अब इसके विधिक अधिकार में क्या हुआ दोस्तों कि सरकार को जब भी इच्छा हुई किसी व्यक्ति की ज़मीन को, मतलब विकासात्मक कार्य, सार्वजनिक कार्य के लेने के लिए, तो सरकार क्या कर सकती है, उनकी ज़मीन को ले सकती है और उनको उचित मुआवजा दे सकते हैं। किंतु ये सरकार की बात है दोस्तों, ये नहीं कि कोई भी व्यक्ति उनसे जा करके उनसे ज़मीन छीन ले, ऐसा नहीं है दोस्तों। उचित मुआवजा दे करके सरकार उनकी ज़मीन को अपने विकासात्मक कार्य के लिए ले सकती है दोस्तों। आगे आते हैं दोस्तों, बात करते हैं हम लोग अनुच्छेद 12 के बारे में। अनुच्छेद 12 हम बताएं कि मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है, तो पहले हम लोग अनुच्छेद 12 और 13 के बारे में जानेंगे, फिर हम लोग अधिकारों के बारे में जानेंगे। अनुच्छेद 12 में कहा गया दोस्तों राज्य की परिभाषा। अब बात है वो तो राज्य क्या है, राज्य या मत ये मत समझिएगा बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड की बात करिए। राज्य मतलब दोस्तों जो वे संस्थाएं, या वो संवैधानिक हो या गैर संवैधानिक हो या वैधानिक हो, जो राज्य सरकार के लिए क्या कर रही है, कार्य कर रही है। जैसे आपका भारत सरकार हो गया, संसद हो गया, राज्य सरकार हो गया, विधानमंडल हो गया, प्राधिकारी हो गया, स्थानीय प्राधिकारी, मतलब स्थानीय प्राधिकारी मतलब होगा नगर निगम हो गया, ग्राम पंचायत हो गया, ये सब क्या स्थानीय प्राधिकारी है। अगर हम बात कर ले दोस्तों गैर संवैधानिक की या वैधानिक की, तो उसमें आपका LIC आ जाएगा, सेल आ जाएगा, ONGC आ जाएगा। ये सब क्या है दोस्तों, जो सरकार के लिए कार्य कर रही है। तो ये सब क्या है, राज्य के अर्थ में दोस्तों आते हैं। आगे आते दोस्तों अनुच्छेद 13, सॉरी अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में क्या है दोस्तों, तो अनुच्छेद 13 में कहा गया कि संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकार से असंगत हो। मतलब कि संसद कोई कानून ऐसा बनाता है जिससे क्या हो, लोगों के मूल अधिकार का अल्पीकरण होता है। तो वो क्या है दोस्तों, वो उसको जो न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या कर सकता है, अमान्य घोषित कर सकता है। क्योंकि बताएं कि कोई भी कानून जब बनता है तो राष्ट्रपति भले ही उस पर क्या कर दिया, साइन कर दिया, अधिनियम बन गया, लेकिन फिर भी उस पर क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा करता है दोस्तों, मतलब उसकी समीक्षा करता है। अगर वो संवैधानिक नहीं है तो उसको दोस्तों क्या कर सकता है, उसको गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है दोस्तों, जिसे हम लोग न्यायिक पुनरावलोकन के नाम से भी दोस्तों जानते हैं। मतलब इसमें क्या है, एक तरह समझ सकते हैं, ये न्यायिक पुनरावलोकन की अगर बात करेगा तो अनुच्छेद 13 के बारे में आप बता सकते हैं दोस्तों। आगे आते दोस्तों हम 6 मौलिक अधिकार के बारे में बात करेंगे। बताएं कि वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार दिए गए। पहला है दोस्तों समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में उल्लेख किया गया है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 23 से 24 में किया गया है। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में किया गया है। पाँचवा है सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 29-30 में किया गया है। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 32 में किया गया है। अब ये जान लीजिएगा अनुच्छेद 5 के बारे में दोस्तों कि अनुच्छेद 5 जो सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार है दोस्तों, एक ऐसा अधिकार है जो सिर्फ अल्पसंख्यक को मिला है, जो सिर्फ अल्पसंख्यकों को मिला है। अनुच्छेद जो अब ये आपका अधिकार जो छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 है, इसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है, संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है दोस्तों। और इसी अनुच्छेद के द्वारा सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी करता है, और आर्टिकल जो 226 है इसके द्वारा हाई कोर्ट क्या करता है, 5 प्रकार की रीट जारी करता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों। आगे आते हैं दोस्तों, हम लोग बात करेंगे अब पहला अधिकार का। आज के क्लास में हम लोग इसी अधिकार के बारे में जानेंगे और संपूर्ण जानकारी जानेंगे दोस्तों। पहला है इसका उल्लेख जो किया गया अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में किया गया। इसमें कुल 5 अनुच्छेद है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। हम लोग बारी बारी से इसका अध्ययन करते हैं। तो अनुच्छेद जो 14 है दोस्तों, इसमें कहा गया है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता कहने का मतलब दोस्तों, जो कानून है वो सबके लिए क्या है दोस्तों, एक समान है। वह उच्च वर्ग हो, निम्न वर्ग हो, गरीब हो, अमीर हो, सबके लिए क्या है दोस्तों, कानून एक समान है दोस्तों। किसी के लिए बड़ा, किसी के लिए छोटा नहीं है दोस्तों। कानून के समक्ष सभी क्या एक समान है दोस्तों। अगर बात करें कि आर्टिकल 14 किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये आपका इंग्लैंड के संविधान, यूके के संविधान से दोस्तों लिया गया है, विधि के समक्ष समानता। आगे आते हैं दोस्तों, आपके बात करते हैं अनुच्छेद 15 के बारे में कि अनुच्छेद 15 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 15 दोस्तों सामाजिक समानता के विचार के बारे में बताता है। सामाजिक समानता मतलब दोस्तों जाति, धर्म, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का कोई व्यक्ति क्या कर सकता है, समाज में भेदभाव नहीं कर सकता है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि राज्य क्या कर सकती है, सकारात्मक मतलब कि पॉजिटिव वे में भेदभाव दोस्तों कर सकती है। मतलब वही आरक्षण की बात
आगे आते हैं दोस्तों हम लोग अनुच्छेद 15(1) बताएं कि राज्य क्या है, निवास एवं भाषा के आधार पर क्या कर सकती है, विभेद कर सकती है। इसी के नज़रिए से क्या दोस्तों, जो 93 संविधान संशोधन हुआ था आपका, इसमें जो ओबीसी SC ST के लोग थे उनको दिया गया था आरक्षण। कहाँ पर, तो केंद्रीय एवं निजी शैक्षणिक संस्थानों में इनको आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी दोस्तों। आगे आते हैं हम लोग अनुच्छेद 16 के बारे में। तो अनुच्छेद 16 दोस्तों इसमें कहा गया है समान अवसर एवं सरकारी नौकरी में समानता के बारे में, मतलब जो नियोजन है उसमें समान अवसर के बारे में। मतलब इसमें आप 4 हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 16 के अंतर्गत। इसमें कहा गया 16(1) में दोस्तों कि राज्य द्वारा लोगों को रोजगार एवं नियुक्ति में समान अवसर, मतलब अगर राज्य किसी प्रकार का रोजगार उपलब्ध कराती है तो जो भी लोग हैं उनके लिए क्या है, अवसर समान हो, न किसी के लिए ज़्यादा न किसी के लिए कम दोस्तों। अनुच्छेद 16(2) के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसमें कहा गया है कि राज्य रोजगार, नियुक्ति, जाति, लिंग, धर्म, जन्मस्थान के आधार पर क्या क्या विभेद नहीं करेगी, लेकिन सकारात्मक विभेद कर सकती है। मतलब कि आरक्षण की बात यही यहाँ भी आती है दोस्तों। राज्य को अधिकार दिया गया है वो सकारात्मक विभेद कर सकती है। आगे आते हैं दोस्तों, हम लोग बात करते हैं यहाँ पर अनुच्छेद 16(3) के बारे में। यहाँ पर स्थानीय लोगों की प्राथमिकता, मतलब कि अगर राज्य किसी प्रकार का क्या कर रही है, कोई रोजगार उपलब्ध करा रही है, तो वहाँ के जो मूल निवासी होंगे तो पहले जो दोस्तों उनको प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब पहले आगे वो आएंगे, बाकी बाद में दूसरे जो राज्य के लोग हैं वो आएंगे। जैसे मान लीजिए बिहार में कोई वैकेंसी निकलती है तो पहली प्राथमिकता बिहारियों को दी जाएगी, फिर बाद में अलग जो स्टेट के जो लोग हैं उनको दिया जाएगा दोस्तों। फिर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर अनुच्छेद 16(4) के बारे में। इसमें दोस्तों कहा गया पिछड़े वर्ग के राज्य द्वारा आरक्षण के बारे में, मतलब जो पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनके आरक्षण के बारे में बात किया गया। ये आरक्षण क्यों दोस्तों, राज्य को अगर लगता है कि पिछड़े वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व क्या है, राज्य सेवाओं में कम है, तो उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, वो पिछड़े वर्ग को आरक्षण दे सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ बात आता है दोस्तों आरक्षण क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे पिछड़े वर्ग के बारे में। पिछड़े वर्ग के बारे में बात करने से पहले हम लोग बात करते हैं ST SC। तो जो ST SC समाज के जो लोग देख रहे हैं दोस्तों, इनको क्या है, इनको जो मूल संविधान था उसी समय से इनको आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी दोस्तों। इनको आरक्षण देने के पीछे यही कारण था दोस्तों, जो संवैधानिक निर्माता थे उनका मानना था कि जो इस समुदाय के लोग हैं इनको प्राचीन काल से क्या है, इन पर अत्याचार होते आ रहा है, समाज में ये सबसे निचले स्तर पर है। अच्छा, इनके स्तर को बढ़ाने के लिए, स्तर को ऊंचा करने के लिए इनको आरक्षण की आवश्यकता है। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने संविधान में ST SC वर्ग के लिए ताकि आरक्षण की सुविधा दिया। अब बात आता है दोस्तों पिछड़ा वर्ग। अब बात आता है पिछड़ा वर्ग। अब पिछड़ा वर्ग क्या है, तो सबसे पहले बता दें कि संविधान निर्माताओं ने पिछड़ा वर्ग क्या है, संविधान में इसका वर्ग मतलब उल्लेख भी नहीं किया गया, मतलब पिछड़ा वर्ग को परिभाषित भी नहीं किया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं पिछड़ा वर्ग वही है जो पिछड़ी जाति, समाज में जो पिछड़े जाति के लोग हैं। अब पिछड़ा वर्ग को लेकर के दोस्तों एक बनता है पहला पिछड़ा वर्ग आयोग, पहला पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसके अध्यक्ष होते हैं काका कालेलकर क्या करते हैं, कांग्रेस सरकार के समक्ष, उसमें पंडित नेहरू जी की सरकार रहती है, पंडित नेहरू की सरकार रहती है, जो 1953 में ये क्या करते हैं, अपने प्रस्ताव को उनके समक्ष पेश करते हैं, किंतु राष्ट्रपति क्या करते हैं, राष्ट्रपति इसको खारिज कर देते हैं दोस्तों। मतलब पिछड़े वर्ग को लेकर के, आरक्षण की बात को लेकर के क्या करते हैं, इसको खारिज कर देते हैं। फिर दोस्तों आता है दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, आपका आता है दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग। इस समय दोस्तों क्या होता है, सरकार रहती है जनता पार्टी की, कांग्रेस सरकार नहीं रहती है, किसकी रहती है, जनता पार्टी की सरकार रहती है। और 1979 में क्या करते हैं, बीपी मंडल क्या करते हैं, अपना प्रस्ताव बनाते हैं, अपना एक रिपोर्ट बनाते हैं दोस्तों। कब, 1979 में अपना रिपोर्ट बनाते हैं, जिसमें पिछड़े वर्ग जो OBC वर्ग के लोग हैं उनके 27% आरक्षण के बारे में बात करते हैं दोस्तों, कि 27% आरक्षण रोजगार में और शैक्षणिक संस्थानों में इनको मिलना चाहिए। ये अपनी रिपोर्ट दोस्तों 1980 में क्या करते हैं, सरकार के समक्ष पेश करते हैं, लेकिन सरकार इस पर ज़्यादा जोर नहीं देती है दोस्तों। फिर दोस्तों जब BP सिंह की सरकार सत्ता में आती है, BP सिंह की सरकार जब सत्ता में आती है, तो ये जो मंडल आयोग था, जो मंडल कमीशन बना था दोस्तों, इनके जो भी मांगे थी उसको क्या कर दिया जाता है, 1990 में दोस्तों लागू कर दिया जाता है। मतलब कि यहाँ पर कहा जाता है कि पिछड़े वर्ग के लोगों का 27% आरक्षण की ये बात मान लेते हैं दोस्तों। फिर आता है दोस्तों, बात करते हैं हम लोग इंदिरा साहनीवाद के बारे में। इंदिरा साहनीवाद, अब बात है दोस्तों, ये इंदिरा साहनी कौन था, तो इंदिरा साहनी याद रखिएगा, ये अधिवक्ता थे दोस्तों। क्या थे ये, अधिवक्ता थे दोस्तों। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके क्या किए, उनकी आरक्षण की बात की। लेकिन यहाँ पर क्या किया, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है 1992 में, उसमें उनमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण क्या है, गैर संवैधानिक है, बल्कि पिछड़ापन क्या होता है, सामाजिक रूप से होता है। अच्छा, सामाजिक रूप से पिछड़ापन
होना सही है, ना कि संविधान ये आपका आर्थिक रूप से। इसके अलावा दोस्तों इसमें कहा जाता है कि कोई भी राज्य है वो 50% अधिक क्या कर सकता, आरक्षण की सीमा को पार नहीं कर सकता। आप 50% ज़्यादा पास आरक्षण की सीमा को पार नहीं कर सकते हैं। आरक्षण देना है तो 50% तक ही दे सकते हैं। ये आप समझ में आ गया दोस्तों। फिर आता है दोस्तों जो बताएं कि आर्थिक रूप से पिछड़ेपन के बारे में बात की है, तो ये 103वां संविधान संशोधन हुआ था आपका। 103वां संविधान संशोधन के द्वारा जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग थे उनको भी क्या किया गया दोस्तों, 10% आरक्षण को संवैधानिक दर्जा दोस्तों दे दिया गया। तो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बारे में बात किया गया। 103वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों, इसमें 10% आरक्षण की बात की गई है दोस्तों, इसको संवैधानिक दर्जा मिल गया है। आगे आते हैं दोस्तों, हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 17 के बारे में। अनुच्छेद 17 क्या था? अनुच्छेद 17 दोस्तों अस्पृश्यता के अंत के बारे में। अस्पृश्यता मतलब दोस्तों छुआछूत। समाज में देखते हैं कि उच्च वर्ग निम्न वर्ग को लेकर के, जाति को, धर्म को लेकर क्या होता है, छुआछूत की भावना होती है। इसी को लेकर के संविधान निर्माताओं ने क्या किया, इसको खत्म करने का इसमें अनुच्छेद 17 में प्रावधान दिया। इसमें कहा गया कि संसद आवश्यकता अनुसार क्या कर सकती है, छुआछूत को दूर करने के लिए कानून बना सकती है, मतलब कि अधिनियम बना सकती है। इसी को लेकर के दोस्तों क्या किया संसद ने 1955 में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में दोस्तों बनाया, जो 1 जून 1955 को लागू होता है। और इसमें कहा जाता है कि जो समाज में भेदभावपूर्ण जैसी छुआछूत की प्रथा है उसको खत्म करना। अगर कोई व्यक्ति ऐसी भावना रखता है तो क्या है वो दोस्तों दंडनीय अपराध है, वो अपराध की श्रेणी में दोस्तों आता है। आगे आते हैं दोस्तों, हम लोग बात करते हैं आपका अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 क्या है? अनुच्छेद दोस्तों 18 उपाधियों का अंत है। उपाधियों का अंत कहने के मतलब दोस्तों कि जो राज्य द्वारा किसी प्रकार का उपाधि नहीं दी जाएगी। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 1954-55 में हमारे भारत में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण जैसे क्या होते पुरस्कार देने की परंपरा शुरू हुई थी, जिसे जो समाज के आलोचक थे उन्होंने क्या की थी, आलोचना की थी, ये सामाजिक समानता के विरोध में है। किंतु बाद में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि ये जो सभी जो भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए पुरस्कार ये क्या उपाधि की श्रेणी में नहीं आते, बल्कि क्या है ये पुरस्कार है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ये भी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जिनको ये पुरस्कार मिलते हैं, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को मिलता है भारत रत्न, तो अपने नाम के आगे भारत रत्न नहीं लगाएगा। जैसे मान लीजिए कोई राम है, राम कुमार है, उनको क्या मिला है, भारत रत्न मिला, तो अपने नाम के आगे नहीं लिखेंगे भारत रत्न राम कुमार। ये क्या है, ये गलत है, ये ऐसा नहीं होगा, ये अमान्य है। लेकिन साथ साथ इसमें दोस्तों ये भी कहा जाता है कि जो शैक्षणिक एवं सैनिक उपाधि है वो सरकार द्वारा दिया जा सकता है, मतलब कि वो उपाधि दी जा सकती है। मतलब कि कोई व्यक्ति मान लीजिए कि डॉक्टर है तो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकता है, कोई व्यक्ति जनरल है या कर्नल है वो अपने नाम के आगे दोस्तों जनरल कर्नल की उपाधि लगा सकता है। तो यही है दोस्तों हमारी अनुच्छेद 18 में। इसके साथ साथ दोस्तों ये भी कहा जाता है कि कोई व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है वो विदेशियों से किसी प्रकार का उपहार या उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। अगर उसको उपहार उपाधि ग्रहण दिया जा रहा है तो पहले इसकी सूचना क्या करेगा, राष्ट्रपति से देगा। राष्ट्रपति अगर लेने के लिए परमिशन देते हैं, अनुमति देते हैं, तभी वो व्यक्ति को ग्रहण कर सकता है। दोस्तों इतनी सारी बातें थी दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। कुछ त्रुटि रह गई दोस्तों तो हमें कमेंट करके बताइएगा। हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको पॉलिटी तो पढ़ा ही रहे हैं, इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट हैं जीएस के सभी सब्जेक्ट को हम विस्तृत रूप से पढ़ाएंगे और सभी तथ्यों को आपका क्लियर करेंगे। अगर इस वीडियो में कोई भी पॉइंट आपको समझने में दिक्कत आई होगी तो हमें कमेंट करके बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बता दिए प्लेलिस्ट की बात, प्लेलिस्ट में पूरा वीडियो बना हुआ है दोस्तों, आप जा करके प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी दोस्तों दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको मेरा वीडियो आसानी से मिल जाए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।